हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। अकाउंट्स में हमने लास्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। और हम सब जानते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, जिसमें एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है और एग्जाम का वो पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखो बेटा, इसमें हम आज करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कंप्लीट कर लेंगे। कल मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जहां से स्टार्ट करते हैं हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये निकालना सिखा दिया था लास्ट क्लास में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप यहाँ पे लिखेंगे, जो आपको कैलकुलेट करना मैं सिखा चुका हूँ। इसके बाद क्या होगा बेटा, इधर देखिए सब बच्चे प्लीज, हमें ऐड करनी है 5 आइटम्स। अभी जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो तीनों में से एक ऑल्टरनेटिव से निकलेगा, वो हम कल सीख चुके हैं। आपने होपफुली उसके क्वेश्चंस भी ट्राई कर लिए होंगे, अगर नहीं किए तो प्रॉब्लम होने वाली है, चैप्टर फिर से आपका स्किप होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के बाद मुझे इसमें 5 ट्रांजैक्शंस को ऐड करना है। कौन कौन सी है पहले वो समझते हैं और फिर उसका लॉजिक समझेंगे। सबसे पहले हम ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन्स, बोरोइंग्स और डिबेंचर, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। कोई भी लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट तो समझते हैं ना क्या होता है, वो भी एक लोन ही होता है, उसके ऊपर भी अगर कोई इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पे ऐड होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो हम याद करेंगे, इसमें जो ऐड करेंगे दैट इज अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन या फिर शेयर इशू एक्सपेंसेस, इसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो हम इसमें ऐड करेंगे दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट जो इसमें ऐड करेंगे इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये 5 ट्रांजैक्शंस को हम ऐड करेंगे, इसका टोटल आउटर कॉलम में लेके आएंगे। यहां से हम शुरू करेंगे लेस, ये दोनों का ऑपोजिट हम लेस करेंगे। क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। उसके बाद 3 इनकम, रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट इनकम। इसको रिसीव भी लिखते हैं, ये रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव या इंटरेस्ट रिसीव। ये 5 की 5 चीजें हम लेस करेंगे, ये ऐड और ये लेस। इसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बट पहले समझते हैं सर, ये 5 चीजें आपने ऐड कराई, अल्टीमेटली तो मुझे ये याद ही करना है, बट ये क्यों ऐड हुआ समझते हैं। बेटा हमने स्टार्ट कहां से किया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट निकलता है और इसमें सारे खर्चे माइनस हुए होते हैं। हमने 5 चीजें एडजस्ट कर ली हैं इसमें, जो मैंने कल सिखाई थी। अब हम समझते हैं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। बेटा डेप्रिसिएशन तो हम सब जानते हैं और अमोर्टाइजेशन का मतलब भी बताया था कि क्या होता है, इनटैंजिबल एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होना, उसे डेप बोलते हैं, उसे सॉरी अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। अगर टैंजिबल की वैल्यू में रिडक्शन हो तो डेप, इनटैंजिबल की वैल्यू में रिडक्शन हो अमोर्टाइजेशन।
बेटा चाहे डेप हो चाहे अमोर्टाइजेशन हो, हमारे लिए लॉस है। लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये माइनस हो चुका होगा प्रॉफिट में से। बट इस चैप्टर में हमने क्या माइनस करना है? कैश का आउटफ्लो। कैश का आउटफ्लो डेप्रिसिएशन से क्या कैश आउटफ्लो हुआ आपका? नहीं हुआ ना, तो ये माइनस नहीं होना चाहिए था, इसीलिए वापसी से ऐड किया। कोई प्रॉब्लम? आगे अच्छा, इसको ना वहां पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्वड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। नॉन कैश आइटम, इसमें कोई कैश इधर उधर नहीं होता ना, तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आ जाता है। अच्छा, पहला पॉइंट समझ आ गया क्यों ऐड किया। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, बोरोइंग्स, डिबेंचर्स। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन आपके लिए खर्चा है, आउटफ्लो भी है, माइनस हो चुका होगा पीएनएल में से। क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग में से। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहां जाती है? फाइनेंसिंग में। और आपने ऑपरेटिंग के प्रॉफिट में से माइनस किया हुआ था, इसीलिए ऑपरेटिंग के प्रॉफिट में ऐड करो, वहां जाके हम इसे माइनस करेंगे। सिमिलरली शेयर इश्यू एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटर कौन होता है? ब्रोकर, जो शेयर बिकवा रहा है वो उस पे कमीशन लेता है। खर्चा है, आउटफ्लो है, माइनस तो सर होना चाहिए, पर कहां से होना चाहिए? फाइनेंसिंग से, क्योंकि हमने कल पढ़ लिया था कि शेयर्स और लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहां जाती है? फाइनेंसिंग में। और आपने कहां से माइनस किया? बस सर ऑपरेटिंग के नेट प्रॉफिट से, इसीलिए वापसी यहां पे इसे ऐड कर दी। तीन चीजें समझ आ गई। फोर्थ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बेटा फिक्स्ड एसेट का लॉस माइनस तो होना चाहिए, बट कहां से होना चाहिए? इन्वेस्टिंग से। आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया हुआ, तो यहां पे प्लस, इन्वेस्टिंग में जाके माइनस कर लेंगे, क्योंकि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कहां जाती है? इन्वेस्टिंग। आगे बात समझ। अब समझते हैं इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन बनाया है आपने फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, यानी कि बैड डेट्स के ऊपर अभी बैड हुए नहीं, आपको अभी डाउट है, तभी तो प्रोविजन बनाया। प्रोविजन मान लो पहले 7,000 का था, अभी वो 10,000 का हो गया। आपने तो ये मान लिया कि वो 3,000 देगा नहीं, आपने पीएनएल में माइनस कर लिया होगा प्रोविजन के नाम से, बट एक्चुअल में क्या कैश आउटफ्लो हुआ आपका? आपको डाउट ही है और आपने प्रॉफिट में से घटा लिया, जबकि कैश आउटफ्लो तो नहीं है, तो इसलिए वापसी उसे ऐड कर रहा है। अगर ये 7,000 से 5,000 हो गया, तो आपने क्या सोचा होगा कि ये तो कम हो गया, यानी कि आपने इसको इनकम बुक कर ली होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट में बढ़ा लिया होगा, जबकि पैसा आया थोड़ी। आपको उम्मीद है कि लॉस नहीं होगा, बट कैश इनफ्लो थोड़ी हुआ, तो इसलिए इसको क्या कर दिया आपने? माइनस। तो डिक्रीज है, सॉरी ये, हाँ डिक्रीज है तो माइनस, और इंक्रीज है तो प्लस। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट समझ आएगा, इसका ऑपोजिट गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो भी कहां जाएगा? इसमें जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड सारा इन्वेस्टिंग में जाता है। अब ये तीन इनकम के बारे में सुनते हैं। रेंट जो कमाया, किस पे कमाया होगा बेटा? फिक्स्ड एसेट, किसी प्रॉपर्टी पे, तो वो कहां जाना चाहिए? देखो इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारी इनकम और सारे एक्सपेंस आते हैं। अब ये जो इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होगी क्योंकि इनकम है, बट ये इनकम कहां की है? इन्वेस्टिंग की, तो यहां से माइनस करो। डिविडेंड, ये भी इन्वेस्टिंग की है, क्योंकि किसी शेयर में इन्वेस्ट किया होगा। इंटरेस्ट, ये भी किसी पे कमाया होगा, कौन से? किसी को एडवांस दिया होगा, इन्वेस्टमेंट करी होगी कहीं पे, वहां पे इंटरेस्ट मिला है, तो ये भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट है, यहां से माइनस हो गया। जब इन्वेस्टिंग कराऊंगा देखना है तीनों इनकम प्लस करेंगे हम। क्लियर हो गया? तो हमने 5 ट्रांजैक्शन ऐड एंड 5 ट्रांजैक्शन लेस। बुक में जब फॉर्मेट पढ़ो शायद इन्होंने 8-10 लिखी हो, इन्होंने इसका इंटरेस्ट अलग लिख दिया, बोरोइंग्स का अलग, डिबेंचर का अलग, उसका अलग, और फिर कह दिया अंडरराइटिंग कमीशन अलग, शेयर इशू एक्सपेंस अलग। तो जो एक साथ रिलेटेड है मैंने उसको एक साथ ही लिख दिया। जो गिवन होगा वो ऐड हो जाएगा, जरूरी नहीं है 5 के 5 ट्रांजैक्शन हो, जो लेस वाला होगा उसे लेस करेंगे। तो देखो मैंने क्या करा, ऐड वाले अलग, लेस का टोटल अलग बाहर आ गया। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये प्लस ये माइनस, जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी कि इसमें वर्किंग कैपिटल का कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। वर्किंग कैपिटल में क्या आता था हमारा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, यही था फॉर्मूला उसका, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये किससे, वर्किंग कैपिटल से पहले की बातें हैं। तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल एडजस्ट करना है अब इसमें मुझे। अब यहाँ पे फिर से एक हेडिंग डलेगी ऐड और एक हेडिंग डलेगी लेस। क्या ऐड होना है उसके लिए हेडिंग बनानी है मुझे। अब ये वर्किंग कैपिटल का, तो ऑब्वियसली बेटा किसके बारे में होगी, करंट एसेट और करंट लेस में भी करंट एसेट और करंट, इन दोनों के बारे में ही ट्रांजैक्शन होने वाली है क्योंकि वर्किंग कैपिटल की है। मैंने हेडिंग क्या बनाई है अभी देखते हैं, पहले समझते हैं कि हेडिंग ऐसी बनेगी तो क्यों बनेगी। सिंपल सी बात आप बताएंगे मुझे, आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर होती है, सर कोई चीज इंक्रीज हो रही है तो उसे प्लस करूं या माइनस। नॉर्मल दिमाग कहता है सर इंक्रीज तो प्लस और डिक्रीज तो माइनस, ये तो दिमाग नॉर्मली बोलता है। अगर हम बात करें डेटर्स या स्टॉक, ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है। स्टॉक हमारा करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है। एसेट, करंट एसेट को तो क्लासिफाई करना आता है ना। स्टॉक अगर 2019-2020 पहले था 1 लाख, अभी हो गया 120, स्टॉक की वैल्यू बढ़ी। आपका दिमाग क्या कहेगा कि सर देखते ही इसे क्या करते हैं आप, प्लस कर दें क्योंकि इंक्रीज है। लेकिन ये माइनस है, क्यों माइनस होगा सोचते हैं बेटा। स्टॉक 1 लाख का था, अभी एक 20 का हो गया, इसका मतलब 20,000 का और खरीदा है। 1 लाख का था, एक 20 का हो गया, यानी कि 20 का खरीदा है। अब 20 का खरीदा है, स्टॉक तो आया, हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, तो कैश तो गया होगा, यानी कि ये आउटफ्लो है, तो इसे माइनस करना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक क्या बनेगा कि सर ये जो रूल्स है ना, ये करंट एसेट्स के साथ ऑपोजिट हो जाएंगे, करंट एसेट के साथ ऑपोजिट हो जाएंगे। इसके जितने मर्जी लॉजिक लगा लेना आप, अल्टीमेट रिजल्ट यही मिलेगा। बट अगर मैं किसी करंट लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स के साथ बात करूं, मान लो सेम वैल्यू ले लेते हैं या थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 80,000 से 110 हो गया, क्रेडिटर्स की वैल्यू 30 से 20, या आप क्रेडिटर से बेटर समझ पाएंगे, सपोज हम क्या लेना है, लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई भी आप क्रेडिटर ही ले सकते हैं या बिल पेएबल भी ले सकते हैं आप, वो दोनों एक ही होते हैं। क्रेडिटर की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो ऐड क्यों, आउटफ्लो है, आपके पास आएगी पेमेंट। दूसरी बात, अगर आप सोच पाए कि क्रेडिटर को 80 से 70 रह गए, क्रेडिटर 80 से, इसका मतलब क्या है कि हमने क्रेडिटर की वैल्यू कम कैसे हुई, हमने पैसा दिया होगा। इनफ्लो या आउटफ्लो, आउटफ्लो यानी कि माइनस होना चाहिए। एक चीज और देखो, इसकी वैल्यू कम हो रही है, कम हो रही है तो रूल के हिसाब से भी माइनस होना चाहिए और आउटफ्लो के हिसाब से भी माइनस। इसका मतलब ये जो रूल है ये करंट लायबिलिटीज के साथ सेम अप्लाई होते हैं जैसा हमारा दिमाग बोलता है। तो एक सिंपल सा फंडा बना लो, जब ये हेडिंग बनाए करंट एसेट के साथ ऑपोजिट और करंट लायबिलिटीज के साथ सेम। करंट एसेट ऐड कब होंगे, जब आएगा डिक्रीज इन करंट एसेट, और करंट लायबिलिटी ऐड कब होंगी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सिमिलरली लेस कब होंगी, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब इसको शो कैसे करूंगा, सपोज यही वैल्यू ले लेते हैं, हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में स्टॉक 1 लाख से 130 हो गया, बढ़ गया, तो हमारे को देखना है करंट एसेट बढ़ गया मतलब माइनस, यहां लिखूंगा इंक्रीज इन स्टॉक कितना 20,000।
क्रेडिटर कम हो गया यानी करंट लायबिलिटी कम हो गई, यानी कि प्लस क्या लिखूंगा, इंक्रीज इन क्रेडिटर 10,000। और भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो उसकी वैल्यू यहाँ लिखेंगे, प्लस वाले का टोटल बाहर और माइनस वाले का टोटल बाहर। इसमें ये प्लस ये माइनस, वैल्यू आएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या लिखने वाले हैं इसको हम, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स कौन सा पे करते हैं बेटा, पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स जो पिछले साल का पड़ा, क्योंकि इस साल का प्रोविजन तो अगले साल पे होगा, बट यहाँ पे आप लेंगे नेट ऑफ रिफंड। अगर कोई रिफंड है तो उसे इनकम टैक्स पेड में से माइनस कर दो, क्योंकि रिफंड मैंने ऊपर से हटा दिया था, ये कहा था कि इनकम टैक्स में से एडजस्ट होता है, जब हमने कल ये सीखा था। ठीक है, तो इनकम टैक्स पेड नेट ऑफ रिफंड, और लास्ट पॉइंट हम करेंगे प्लस या माइनस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये कौन सा है सर, बेटा ध्यान से समझना, ये जो आपने वर्किंग नोट में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिखी होगी, अगर वहां प्लस हुई है तो यहाँ माइनस, वहां माइनस हुई है तो यहाँ उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। समझ आ गई बात? अगर आपके वर्किंग नोट में कुछ है तो, नहीं है तो ये नहीं लिखा जाता। क्लियर? आंसर में ये गलती मत कर देना, बच्चे भूल जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इनकम टैक्स के बाद अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रही है ऊपर वर्किंग नोट में तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। और अगर माइनस में आया तो हम सब जान सकते हैं कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमारा ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम यहाँ पे खत्म होता है। आज इतना ही करेंगे क्योंकि इसके काफी सारे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं, तो बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।